हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे। ट्रांसमिशन लाइन को 4 सेगमेंट में बांटा है, जिसमें 3 सेगमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला हम लोग लाइन पैरामीटर्स फिनिश कर चुके हैं। सेकंड वाला जो सेगमेंट है परफॉर्मेंस ऑफ लाइन। देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन लेक्चर नंबर 31 से लगाकर लेक्चर नंबर 43 के बीच में मैंने डिस्कस किया है। सारा का सारा अभी यूनिट 2 का चल रहा है, ठीक है। अब इसमें परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में 2 चीजें हम लोग को निकालनी होती है। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हुआ, लेट अस सपोज, अभी मैं क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा ट्रांसमिशन लाइन का। आप अभी ये समझ लीजिए कि सपोज करिए ट्रांसमिशन लाइन है हमारा, तो इस ट्रांसमिशन लाइन में देखिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सभी होंगे। अभी प्लीज कोई मैं टी मॉडल या इस तरीके से कोई मॉडल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी सिंपली मैं ट्रांसमिशन लाइन का एक सिंपल मॉडलिंग किया है मैंने। अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि कोई भी एक रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा, और ये हमारा क्या रहेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। और इधर के साइड में जो लोड कनेक्ट होगा, लोड कनेक्ट इधर ही होगा रिसीविंग एंड साइड में, तो उसका एक करंट वोल्टेज रहेगा VR, ठीक है। अब देखिए यहां से जो करंट जाने वाला है, ये है हमारा सेंडिंग एंड करंट और ये हमारा रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब यहां से सपोज करिए, देखिए कोई भी पावर फ्लो होना मतलब कि एक सम काइंड ऑफ एनर्जी तो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम लोग कोई पावर या कोई एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इन पैरामीटर्स, ये ट्रांसमिशन लाइन जो कि फिजिकल मीडियम होता है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एक फिजिकल मीडियम है। तो वो फिजिकल मीडियम क्या अपने पास कुछ रख रहा है ना, अपने पास भी तो कुछ ना कुछ रखेगा। उसको हम लोग लॉस भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा रहेगा कि भाई वो जो अपने ये पैरामीटर जो अपने पास एनर्जी रख रहे हैं, तो ये अगर वैलिड पॉइंट है तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो 3 पैरामीटर्स है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करना हो तो यही 3 पैरामीटर्स हम लोग कर पाएंगे। अभी तक की तो इन्वेंशन यही कहती है कि किसी चीज की भी अगर मॉडलिंग, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो आपको RLC की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन तीनों के पैरामीटर्स हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में देखे हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, R, L और C, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसमें एक्टिव पावर का लॉस होगा। इसमें जो होगा वो एक्टिव पावर का लॉस होगा, PL एक्टिव पावर लॉस होगा। बट यहां पर जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा वहां पर एक्टिव पावर लॉस नहीं होगा, एक्टिव पावर लॉस नहीं होगा। यहां पर जो लॉस है, पावर लॉस, वो क्या रहता है, 0, क्योंकि एवरेज पावर अक्रॉस प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर विल बी 0। कोई भी एक्टिव पावर या एवरेज पावर नहीं होता है। आई बात समझ में? ये इनके अलोंग सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रिएक्टिव पावर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रिएक्टिव पावर रहेगा। तो पावर डिसिपेशन, जो हम लोग यहां से पावर भेज रहे हैं, उसका जो लॉस है, कुछ पावर का लॉस हो जाएगा, तो जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस कोई भी एक्टिव फॉर्म में लॉस नहीं होगा। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा और कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। ये बात ऑलरेडी आपको सबको पता होगी। ये जो लॉस है ये I2R लॉस होगा, और ये जो इंडक्टेंस है हाफ LI2 के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा और हाफ CV2 के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा, अक्रॉस दी रजिस्टर, I2R लॉसेस। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये जो जितने लॉसेस होते हैं, लाइक हमारे कैपेसिटेंस में तो लगभग बहुत नेग्लिजिबल लॉसेस होंगे, बट ज्यादातर जो मैग्नेटिक एनर्जी का जो रहेगा स्टोरेज, वो यहाँ पे रहेगा। कुछ मैग्नेटाइजेशन एनर्जी जो रहेगी, तो जो मैग्नेटाइजेशन एनर्जी होती है उसका परसेंटेज काफी कम होता है। अगर मैं 100% की बात करूं तो मात्र और मात्र 5% का ही मैग्नेटाइजेशन एनर्जी लॉस होता है। बाकी 95% जो लॉस होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, हमारे I2R लॉस के। 95% जो लॉस है, टोटल लॉस में इनका जो लॉसेस है वो मात्र 5% है। ज्यादातर लॉसेस किसका, एक्टिव लॉसेस। तो वैसे तो यहाँ पे एक्टिव लॉसेस तो कुछ है भी नहीं, तो एक्टिव लॉसेस तो पूरा का पूरा है, फिर भी कुछ मैग्नेटाइजेशन फॉर्म में भी कुछ एनर्जी जा रही है, तो वो भी सम काइंड ऑफ लॉसेस ही है, चाहे वो एक्टिव लॉस नहीं हो, फिर भी उसका परसेंटेज भी मात्र 5% है। तो अल्टीमेटली हमें अगर इफिशिएंसी निकालना है तो हमें क्या करना है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। उस लॉसेस में सिर्फ और सिर्फ हमें I2R कंसिडर करना है। हाँ, याद रखिएगा 3 फेज का होगा तो 3 into I2R हो जाएगा, 3 into I2R, क्योंकि ये जो I2R रहेगा ये पर फेज के अलोंग होगा, तीनों फेज का होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करना रहेगा।
तो ये फॉर्मूले से हम लोग इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी इंटू 100% कर लीजिएगा, निकाल लेंगे। बात आती है रेगुलेशन की। अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है और रिसीविंग एंड वोल्टेज है। अब देखिए आपका पूरा कस्टमर कहां लगा हुआ है, रिसीविंग एंड साइड में लगा हुआ है। तो जो भी, क्योंकि पूरा पावर सेगमेंट क्या है, पूरा पावर सिस्टम में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपका, अदरवाइज रेवेन्यू का सोर्स तो कस्टमर से ही है, तो हमारा रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है। तो कस्टमर को चाहिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वोल्टेज कम फ्लक्चुएशन होगा तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप तुरंत फोन लगाएंगे बिजली कंपनी को कि आपके यहाँ पे आके सुधारिए, ट्रांसफार्मर पे आप थोड़ा सा कुछ भी काम करिए, हमारे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है ना कहीं कंप्लेंट तो वहीं करेंगे आप खुद से नहीं करवाएंगे, आप कंप्लेंट करेंगे सीधा। तो इसीलिए पूरे पावर सिस्टम में वोल्टेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो वोल्टेज अपने जो प्री स्पेसिफाइड, उसको जितना, किसी भी डिवाइस को जितना वोल्टेज चाहिए उतना उसके आसपास मिलना जरूरी है। इसीलिए हमारे पूरे पावर सिस्टम में ये कंसर्न रहता है कि जितना सेंडिंग एंड वोल्टेज है तो बीच में कहीं ना कहीं इंपीडेंस ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप तो होगा, तो हमें वो कहीं ना कहीं मेकओवर करना है। और रिसीविंग एंड साइड जाते जाते इस चीज का ध्यान रखना है कि वोल्टेज अपने रिक्वायर्ड लेवल के बराबर रहे या उसके आसपास रहे। बहुत ज्यादा ड्रॉप वोल्टेज में रहा तो यहां पे यूटिलिटी एंड पे तो पावर का कुछ काम ही नहीं रहेगा। समझ में आई ये चीज? तो इसीलिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। और क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग बीच में जो वोल्टेज बूस्टर या अलग अलग जितने भी हमारे टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर ये सब लगेंगे अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज रेगुलेशन ही लगेंगे। कितना ड्रॉप हो रहा है ये तो जाने हम पहले, है ना। बाकी वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में ट्रांसफार्मर में भी डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये समझते हैं यहां पर ये आएगा नो लोड माइनस वी आर, फुल लोड मतलब कि रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी आर। अब ये नो लोड क्या है वो देखते हैं हम लोग। नो लोड समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा ना। वी एन एल क्या है? वी एन एल वो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज व्हेन आई आर इक्वल टू 0। जब हम लोग आई आर को जीरो कर दे, आई आर 0 मतलब कि नो लोड कंडीशन। आई आर 0 का मतलब है नो लोड कंडीशन। जब आई आर 0 कर ले तब इस टर्मिनल का जो वोल्टेज रहेगा, वही हमारा ये वोल्टेज वी एन एल। समझ में आया? इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपको ये बार बार फाइंड आउट करवा के बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो वी एन एल कैसे निकालेंगे आप कि आई आर को 0 कर दीजिए और टर्मिनल पे जितना वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर लीजिए। ये तो आपने नेटवर्क के सिंपल नेटवर्क भी सॉल्व करे होंगे ना, थेवेनिन्स वगैरह में क्या किया हम लोगों ने, अगर वीटीएच निकालते थे तो कैसे करते थे? ओपन सर्क्यूट के अक्रॉस यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। तो वही चीज है यहाँ पे। तो ओपन कर दिया मतलब कि आई आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या? ये टर्मिनल ओपन ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो यहां पर आपको आई आर 0 करके जो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वो फाइंड आउट करना है और यहां पे रख देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? रेगुलेशन आ जाएगा। अच्छा, रेगुलेशन का एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं वोल्टेज रेगुलेशन का कि आई आर कॉस फाई प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई, ठीक है। आई और एक्स आपको पता है क्योंकि यहां पर आर और ये जे एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी आर इंटू 100% कर सकते हैं, तो ये आई आर क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज अगर हम लोग कर दे तो ये असल में हमारा क्या हो जाएगा? वी आर परसेंटेज कॉस फाई, 100% को अंदर ले आया है ना पर यूनिट में। एक्चुअल अपॉन बेस कौन सा ड्रॉप? रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप वी आर ड्रॉप, वी आर और यहां पे वी एक्स ड्रॉप, है ना। तो ये हो गया प्लस माइनस वी एक्स परसेंटेज साइन फाई, ठीक है। तो प्लस साइन किसके लिए? लैगिंग के लिए, और माइनस साइन किसके लिए है? लीडिंग के लिए। इतना समझ में आया? अब रेगुलेशन में भी हम लोगों ने दो अलग अलग कंडीशंस निकाली। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम और जीरो कब होगा वो देखेंगे हम लोग। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन और मिनिमम जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैक्सिमम में जो कंडीशन है वो आपकी थीटा इक्वल टू फाई, ये आपकी जो कंडीशन। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे फाई और थीटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए इस कैपेसिटेंस को हटा दीजिए, है ना। मैं भी सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है कि ये जो आपके ट्रांसमिशन पैरामीटर्स है, तो यहां पे ये इंपीडेंस है असल में,
है ना, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मिलके क्या बनते हैं, इंपीडेंस बनते हैं, इंपीडेंस R प्लस JX। तो यहां पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स X बाई R, टेन इनवर्स X बाई R। तो ये असल में आपका क्या रहता है, थीटा रहता है। और फाई क्या है आपका, जो भी आपका लोड लगेगा उसका पावर फैक्टर एंगल, जो भी आपका लोड लगा है उसका पावर फैक्टर एंगल है। तो बहुत बच्चे जो नेटवर्क पढ़ के आते हैं ना सीधे सीधे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेटवर्क में तो थीटा इक्वल टू फाई हम लोगों ने, अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं माने और डायरेक्टली एक लाइन मान ले हम लोग, एक सोर्स लगा है और डायरेक्टली एक लोड कनेक्टेड है जो भी है R प्लस समथिंग JX जो भी लगा हुआ, तो उस केस में तो थीटा और फाई क्या हो गए, बराबर हो गए। तो नेटवर्क में बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो होता नहीं है, तो नेटवर्क में बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि डायरेक्टली जो थीटा है वही फाई है, बट पावर सिस्टम में अलग है, क्योंकि आपके सोर्स से लगा के लोड के बीच में नेटवर्क में तो थोड़ा सा वायर होता है, बट यहां पर बहुत लंबा लाइन है, तो यहां पे इंपीडेंस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। इसीलिए नेटवर्क में बहुत सारे बच्चे थीटा इक्वल टू फाई रट लेते हैं कि थीटा और फाई एक ही बात है ना, एक बात नहीं है। थीटा समथिंग इंपीडेंस, ट्रांसमिशन का जो इंपीडेंस है उसका एंगल है थीटा, और फाई क्या आपका जो लोड लगा हुआ उसका पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, कंडीशन है। और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कंडीशन है। अब आपने देखा होगा कि जो लोग मशीन का रिवीजन भी पढ़ रहे होंगे, तो जब मशीन में मैंने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन की मैक्सिमम और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन लिखवाई, तो वो अलग लिखवाई थी और यहाँ पे अलग लिखवाई है। प्रोसीजर सेम है, ये फॉर्मूले वगैरह सब सेम है, बट हमें यहाँ पर एंगल के थीटा और फाई के फॉर्मेट में हमें रिजल्ट चाहिए फाइनल आउटपुट, और वहां किसी और फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए फॉर्मेट बदल रहे हैं, बाकी चीजें वही है घूम फिर के, ठीक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की जैसी डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पूरा का पूरा वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी वाले। क्वेश्चन करना है, अभी मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं ना। मैं पूरे 31 से 43 के लेक्चर परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में हम लोगों ने सिर्फ यही दो चीज डिस्कस नहीं करी है, उसके अलावा भी और ट्रांसमिशन, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बनेंगे अभी जो फॉर्मूले वोल्टेज रेगुलेशन के और इफिशियंसी के जो फॉर्मूले हैं ये हमें असल ट्रांसमिशन लाइन पे अप्लाई करना है। तो उसके पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन को अलग अलग कैसे मॉडल किया वो जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप में हम लोगों ने क्लासिफाई किया। देखिए हम लोग सेंडिंग एंड से लगा के रिसीविंग एंड साइड तक पूरे एक ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको हम लोगों ने अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में पूरी ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस किया है, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोगों ने हमारी सहूलियत के लिए किया है। वैसे तो एक ही लाइन होती है, यहाँ से यहाँ के बीच बीच में जंक्शंस होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए और उसका बहुत अच्छे से परफेक्ट वे में क्योर हो सके उस वे में हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया, क्लासिफिकेशन नंबर 1 शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और थर्ड नंबर है हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। आई बात समझ में? चलिए तो यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लेंथ है आपकी वो क्या होनी चाहिए, 80 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। 80 किलोमीटर से आपकी जो लेंथ है वो कम होनी चाहिए। अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देती है, बट आपको जो मैं बता रहा हूं वही ऑथेंटिक है, वही एक रेफरेंस वाला है, अच्छी किताबों का रेफरेंस है। बाकी नॉर्मल ऑर्डिनरी ऑथर्स के आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो LF है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 4000 होना चाहिए, ठीक है। लेंथ इन किलोमीटर और फ्रीक्वेंसी दोनों का आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 4000 होगा, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में होगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो लेंथ है वो आपका 80 किलोमीटर से लगा के लेस देन और इक्वल टू 200 किलोमीटर। अब बहुत सारी किताब 250 भी है, 240 भी है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में, बट आपको 200 का ध्यान रखना है। और उससे ज़्यादा ध्यान आपको LF का ध्यान रखना है कि जो LF का रेशो है वो 4000 से लगा के
10,000 का होना चाहिए, इक्वल टू के साइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो लेंथ ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, तो वो आपका क्या आ जाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हो जाएगा। और साथ में LF का जो रेशो है वो ग्रेटर देन 10,000 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं इस लेक्चर में इसके बाद, बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ से हम लोग नहीं बोल सकते वो शॉर्ट, मीडियम है या लॉन्ग है। लेट अस सपोज कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और लेंथ दे रखी है आपके मात्र 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर देख के ऐसा मत बोल दीजिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर रहेगा वो LF का रेशो रहेगा। LF का रेशो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 मेगा, मतलब 1 इंटू 10⁶ किलोमीटर। लेंथ आपको किलोमीटर में रखना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो 10 किलोमीटर की लाइन थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से, वो हमेशा क्या होगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो लेंथ देख के एकदम गुलाब जामुन देख के जैसे खाने का मन करता है कि नहीं, अचानक नहीं, थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चन मिलता है ना गेट एग्जामिनेशन में, और बहुत ही 2 स्टेप में आंसर अगर आ जाए तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना, है ना, कि वो कहीं गलत नहीं हो जाए। क्योंकि जल्दबाजी में दिखते जो आसान क्वेश्चन है, दिखते ऐसा लगता है कि बस हो ही गया है, उन्हीं में कहीं ना कहीं एनालिटिकल दिमाग चाहिए। तो आप थोड़ा सा ये जो सिली मिस्टेक है इसको कंट्रोल करते सीखिएगा। अचानक से जो आंसर आ जाए और ए ऑप्शन आ जाए तो फिर तो आप लगाइएगा मत, पहले सोचिएगा कि क्या वाकई आपको आपका जो सॉल्यूशन है उसको रीचेक जरूर करिएगा। और वैसे भी 2-3 स्टेप का सॉल्यूशन तो हम लोग रीचेक कर ही सकते हैं ना बड़ी आसानी से, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो आपको LF का जो रेशो है उसी से सब चीजें देखनी है। बहुत सारी जगह पर वोल्टेज के हिसाब से बताते हैं, ये सब बताते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ये क्लासिफिकेशन। अच्छा, इन ट्रांसमिशन लाइन को समझने के लिए हम लोगों ने 2 पोर्ट का इंट्रोड्यूस किया है। टू पोर्ट नेटवर्क जो हम लोग पढ़ते हैं ना नेटवर्क में, तो वहां पे ट्रांसमिशन पैरामीटर भी पढ़ते हैं, बट पावर सिस्टम और वहां पे थोड़ा सा अंतर है। वहां पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है और यहाँ पे नहीं आता है, खासकर जो रिसीविंग एंड करंट होता है उसमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 पोर्ट जो लिया है वो इस तरीके से लिया है, VS IS ये हमारे क्या है, अननोन है, और ABC ट्रांसमिशन पैरामीटर्स ABCD, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा VR और IR, ठीक है, VR IR। तो ये हमारे नोन रहेंगे, ये हमारे अननोन रहेंगे। अब नेटवर्क में क्या होता है 2 पोर्ट में, यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड के जो पोर्ट बनता है ना, जो पोर्ट बनता है उसमें नेटवर्क में हम लोगों ने ऐसे लिया है कि दोनों साइड से हमारा करंट अंदर जाना चाहिए, बट पावर सिस्टम में तो लोड पे चले जाएगा ऐसे, है ना। तो इस वजह से, सिंबल की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस का होता है, बट पावर सिस्टम में आपको ध्यान रखना है एज इट इज IR। वैसे मैंने नेटवर्क में जब 2 पोर्ट पढ़ाया ना तो पावर सिस्टम के रेफरेंस से ही पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, मतलब रेफरेंस से पढ़ाने का मतलब है कि समझाने का तरीका, बाकी तो वहां पे नेटवर्क के हिसाब से माइनस लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी इक्वेशन आप बना ही लेंगे। अच्छा, इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना, AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, ये रिजल्ट कभी काम आ जाए, और A इक्वल टू D, ये सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी की जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखना है, ये 2 रिजल्ट, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 इनके मैट्रिसेस लिखने की कोशिश करता हूं कि ABCD, अगर आपको तीनों लाइंस के ABCD पैरामीटर आ गए, ये पहले से नोन रहेंगे आपको, तो उसकी हेल्प से ये पैरामीटर अगर पता चल गए तो VR IR पता रहेंगे पहले से, तो VS IS बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल देंगे। इतना समझ में आया। तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट लाइन की बात करूं, तो शॉर्ट लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, तो यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो ABCD पैरामीटर होंगे वो आपके VS IS इक्वल टू 1Z01 VR IR, ठीक, कैसे आए बाकी आपको लेक्चर में पता चलेगा। आपको सिंपली जैसे हम लोग लिखते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट मान लें, क्योंकि लो वोल्टेज पे हम लोग, इसका जो वोल्टेज होता है काफी कम होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं, कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमें कैपेसिटर को कंसिडर करना है। अब कैपेसिटर को कंसिडर करके क्या कर सकते हैं कि अब उसके भी अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन है, कि हम लोग कैपेसिटर को अगर एक ही एंड पे कंसिडर कर ले तो क्या होगा, उसको हम लोग कैपेसिटर को 2 हिस्सों में बांट दे तो क्या होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि जो कैपेसिटर की लोकेशन है। वैसे तो देखिए प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ये ट्रांसमिशन लाइन है तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होगा,
हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। बट हम लोग क्या है कि शॉर्ट लाइन के लिए और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए लम्प्ड पैरामीटर यूज करते हैं। लम्प्ड पैरामीटर का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे हम लोग कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस या रेजिस्टिव इफेक्ट नहीं मान के हम लोग एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रजिस्टर और कॉन्सेंट्रेटेड कैपेसिटर या इंडक्टेंस से ही हम लोग डिनोट कर देते हैं। मतलब हमें हर एक मीटर के लिए नहीं हमको नोटेट करना है, हम लोग एक ही जगह पे लम्प्ड पैरामीटर मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर लेके कंसीडर कर सकते हैं। ये एज पर नोटेशन, प्रैक्टिकली तो हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा ना इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, बट हम लोग थ्योरेटिकली समझने के लिए, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, हम पूरे सिस्टम को समझने के लिए थ्योरेटिकली हम लोगों ने ये सब डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन में 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तो जो पहला हिस्सा होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, जो पहला हिस्सा होगा वो होगा एंड कंडेंसर। एंड कंडेंसर, एंड कंडेंसर, एंड कंडेंसर का मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग कहाँ मान लेंगे, ये आपका इम्पीडेंस, और कैपेसिटेंस को हम लोगों ने इस साइड में, और कैपेसिटेंस का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एडमिटेंस निकाल दिया, कैपेसिटेंस एडमिटेंस। तो एंड में, रिसीविंग एंड साइड में, लोड साइड में ही पूरा का पूरा कैपेसिटेंस हम लोगों ने एज्यूम करके मॉडल्ड कर दिया। ये मॉडलिंग है हमारी, ठीक है। तो पूरा कैपेसिटेंस, पूरे ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस हम लोगों ने लोड साइड में ही कंसिडर कर लिया। बट ये तो अनफेयर है ना, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं करते इससे हम लोग एनालिसिस करना। अच्छा, इसकी वजह से हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, VS, IS, IR, ठीक है, और VR, ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 + YZ, 1 + YZ, Z 0 1, ठीक है। 1 + YZ, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे Y आएगा, भाई 0 नहीं आएगा, Y आएगा। बाकी तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप चाहें तो। देखिए इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं आपको कि अगर आपको ये इसका पता है और इसका पता है दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना। कैसे, जल्दी से बता देता हूँ शॉर्टकट आपको, है ना। मान लीजिए Z है, तो अभी हम लोगों ने Z मतलब कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 1Z 0 1, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा Y का 1 0 Y 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 1, देखिए यही मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो शॉर्टकट है ये, ठीक है। सेकंड आता है आपका, सेकंड आएगा आपका मीडियम, सॉरी नॉट मीडियम, नॉमिनल T, नॉमिनल T मॉडल, नॉमिनल T मॉडल। नॉमिनल T में क्या है कि कैपेसिटेंस को क्या किया है कि पूरा का पूरा मिडिल में मान लिया है, पूरा कैपेसिटेंस हम लोगों ने एट द मिडिल कंसीडर कर लिया है। तो मिडिल कंसीडर करने में जो इंपीडेंस है ये भी Z/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी Z/2, आधे आधी लाइन इस साइड में, और यहां पर मिडिल में हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस कंसीडर कर लिया है। अब यहां पर भी आप देखिए कि यहां का जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, जो मैट्रिक्स है वो आपका ऐसा है कि यहां पर 1 + YZ/2, 1 + YZ/2, और यहां पर भी 1 + YZ/2, सॉरी सिर्फ YZ/2 के नीचे ही क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा, ठीक है, और यहां पे Y और यहां पर Z 1 + YZ/4, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है, ये मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है। अब समझिए कि जो नॉमिनल T है, नॉमिनल T कैसे याद रखना है वो भी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, अगर मान लो ये मैट्रिक्स भूल गए कि कैसे याद रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी से डिराइव कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर लो 3 मैट्रिक्स का, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो। कौन कौन से 3 मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे पहली मैट्रिक्स जैसे Z/2 है, यहाँ Z था वैसे Z/2 है, तो 1 Z/2 0 1, यहाँ पे क्या Y है तो 1 0 Y 1, इसका कर लो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वापस से 1 Z/2 0 1, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। बट अगर याद रहे तो अच्छी चीज है, कैसे याद रखना वो भी बताता हूं अभी मैं। चलिए नॉमिनल पाई मॉडल देख लेते हैं, नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल पाई, नॉमिनल पाई। नॉमिनल पाई में हम क्या करेंगे कि एक जगह पे कैपेसिटेंस नहीं कंसिडर करके आधा कैपेसिटेंस इधर और आधा कैपेसिटेंस इधर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर यह हो जाएगा आपका आधा कैपेसिटेंस इस साइड में, और ये इम्पीडेंस, और ये आधा कैपेसिटेंस इस साइड में, मतलब कि Y/2, ठीक है, Y/2, और ये सिंपली Z हो गया। इतना समझ में आया।
अब देखिएगा यहां का जो मैट्रिक्स बनेगा वो पहले मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं। तो यहां पर a और d एज इट इज रहेंगे, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 और 1 प्लस वाई जेड बाई 2, ये दोनों सेम रहेंगे, है ना। इन दोनों का ये क्या रहेगा, a और d सेम रहेगा। उसके बाद बात आती है इन दोनों में, तो आप क्या करिए, y की जगह y लीजिए और z की जगह z लीजिए, z की जगह z लीजिए, ये तो लिखना ही है। अब ये वाली जो टर्म है ये उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी सिंपली। तो 1 प्लस वाई जेड बाय 4 और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमें अंदर की चीज़ें तो याद हो जाती, बट समटाइम्स हम लोग जब स्टूडेंट हम भी होते थे तो भूल जाते थे कि सर यहाँ पे टी में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा या कंफ्यूजन। अंदर के पैरामीटर तो हम लोग रट लेंगे, बट भूल जाते हैं कई बार कि यहाँ कब इसको रखना है और कब इसको रखना है। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। टी मॉडल जो है ना, टी देखिए, टी जो है इसको थोड़ा उल्टा करिए, इस टी को थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, इसको घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा टी। टी तो आप देखिए, इसको देखिए टी बन रहा है, ये टी बनाया मैंने उल्टा उल्टा, देखिए ऐसा ये टी बनाते ना, ये डंडा खींचते और ऐसे ये डंडा खींचा, टी हो गया। तो ये याद रखने का तरीका है, आपका कोई और तरीका है तो उससे भी याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आप टी वाला मॉडल इस तरीके से याद रखना है, पाई वाला याद रखना है। अब आपसे समटाइम्स पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किसको फॉलो अप करें। तो अगर क्वेश्चन में लिखे, देखिए कन्वेंशनल प्रॉब्लम में लिखा जाता है कि नॉमिनल टी से या नॉमिनल पाई से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बट जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होते हैं वहां पे आपको कई बार मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादातर केसेस में नॉमिनल पाई को ही प्रेफरेंस देनी है। उसका रीजन आपको बताता हूं कि देखिए नॉमिनल पाई में ये वाला एक नोड जो रहेगा यहाँ तो VS है, और इस नोड पे क्या रहेगा आपका, इस नोड पे VR रहेगा, ठीक है। तो आपके दो ही नोड बनेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट टी में ये वाला नोड बनेगा, ये वाला नोड बनेगा और ये नोडल बनेगा, मतलब 3rd डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा, 3 डिग्री का। बट यहाँ 2nd डिग्री से ही काम हो जाएगा, इसीलिए नॉमिनल पाई को हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं। वैसे ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये है कि अलग अलग स्टडी के लिए अलग अलग मॉडल यूज करते हैं। लाइक लोड फ्लो एनालिसिस के लिए हमें नॉमिनल पाई को प्रेफर करते हैं, फॉल्ट एनालिसिस के लिए हम नॉमिनल टी को प्रेफर करते हैं। तो ये प्रेफरेंस है हमारी अलग अलग स्टडी को समझने के लिए कि किस में, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो है तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये सारी की सारी जो मॉडलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको समझने के लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कौन सी स्टडी के लिए ज्यादा फिजिबल होगा, तो लोड फ्लो में नॉमिनल पाई मॉडल से हम बड़ी आसानी से रिजल्ट लेके आ जाते हैं, और फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे टी मॉडल यूज करेंगे। तो इतना ज्यादा आपको वरी नहीं होना है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा ABCD पता होंगे, VR और IR की इंफॉर्मेशन रहेगी, VS और IS आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं क्वेश्चंस नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर के पहले, अच्छा एक और बचा है ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ही पूछे, अभी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बता देता हूं और उससे जुड़े हुए जितने भी दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो भी बता देता हूं, देन आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूं। चलिए अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करते हैं हम लोग। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सारे बच्चे इसके डेरिवेशन से डरते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डेरिवेशन इसका करवाया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसलिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करने से कतराते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं। पहला टाइप का जो मैट्रिक्स है, ABCD मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली ABCD मैट्रिक्स लिख रहा हूं, वो कौन सी होती है, cos H गामा L, ठीक है। यहां पे हो जाएगा आपका ZC sin H गामा L, और यहां पे आपका रहेगा 1/ZC sin H गामा L, और ये हो जाएगा आपका अगेन cos H गामा L, cos H गामा L, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर क्या है, ये हाइपरबोलिक एंगल है। ये कौन सा है हमारे, हाइपरबोलिक एंगल, हाइपरबोलिक। आप फिजिकल कैल्सी में जाएंगे ना तो नॉर्मल साइन या कॉस के साथ साथ में हाइपरबोलिक एंगल भी शो होता है। दूसरा चीज है कि ये जो 2 चीजें हैं ZC और Y, इनके बारे में जानने से पहले आपको बताना चाहूंगा ZC और Y। समटाइम्स आपको अगर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये जो होता है गामा, ये जो गामा होता है, गामा जो लिखा है ना, गामा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गामा, ये आपका क्या रहेगा, ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और जो ZC है ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। इन दोनों डेफिनेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो और लेंथ भी आपको, लाइन लेंथ भी आपको गिवन हो, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं।
और इससे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, जब डेरिवेशन करते हैं तो इनका हम लोग अप्रोक्सीमेशन, इनके एक्सपांशन सीरीज लिख के इस वाली एबीसीडी पैरामीटर को अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो अप्रोक्सीमेशन कन्वर्ट करेंगे वो किसके सिमिलर होता है, वो पाई मॉडल के सिमिलर होता है। क्या होता है? पाई मॉडल के सिमिलर। इसीलिए कई बार लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चंस में अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम लोग पाई मॉडल से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस वाले पाई मॉडल को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पाई मॉडल। ठीक है, इक्विवेलेंट पाई मॉडल या अलग अलग हम लोग डैश से भी डिनोट कर सकते हैं उसको, रेफर्ड भी बोल सकते हैं, रेफर्ड पाई मॉडल या इक्विवेलेंट पाई मॉडल। ठीक है, और उसमें डैश लगा देते हैं 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2। ठीक है, 1 प्लस वाई डैश जेड डैश बाई 2। ठीक है, और यहां पर आपका y 1 प्लस वाई जेड बाई 4 डैश डैश लगा दीजिए, और यहां पे जेड डैश, तो डैश से डिनोट कर दिया है। तो नॉमिनल, ये क्वांटिटी असल में नॉमिनल पाई जैसी ही सॉल्व करते हैं जैसे निकालेंगे, बट इसका नाम अलग हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका ये जो गामा होता है ये क्या है असल में। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा कि जो स्मॉल जेड स्मॉल वाई का मतलब है कि सीरीज इंपीडेंस पर किलोमीटर पर मीटर इस तरीके से, और स्मॉल वाई का भी मतलब है कि पर मीटर के लिए डिफाइन है। तो ये जो स्मॉल का मतलब है पर मीटर के लिए डिफाइन है, और इनमें अगर मैं लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे हमारे? कैपिटल Z इक्वल टू स्मॉल इंटू लेंथ का जैसे मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल Z बन जाएगा ओमिक वैल्यू। ठीक है, लेंथ पर मीटर था ना, पर मीटर ओम पर मीटर, तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो ओमिक वैल्यू आ गया, ये काइम में ओमिक वैल्यू में आ गया। और कैपिटल Y क्या हो जाएगा? स्मॉल y इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तो सीमेंस या महो। अब समझ में आया? तो स्मॉल और कैपिटल के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, पहली चीज। दूसरा कि आपको जो गामा है उसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, गामा का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, गामा इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल y और स्मॉल z। ठीक है, और इसको हम लोग अल्फा प्लस जे बीटा भी बोल सकते हैं। अल्फा क्या है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और बीटा क्या है? हमारा फेज कांस्टेंट है। ठीक है, नेपियर, और इसकी यूनिट जो है एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वो नेपियर है, नेपियर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? फेज कांस्टेंट रेडियन पर मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, इसको आगे और देखें तो हम लोग इस तरीके से y स्मॉल y को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल y को g प्लस जे ओमेगा सी, और स्मॉल z को r प्लस जे ओमेगा एल। ये स्मॉल है क्योंकि पर मीटर के लिए तो स्मॉल वाले हैं, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कई बार आपको काम आ जाते हैं, ये फॉर्मूले आपको कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। अब समझिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? गामा में अगर मैं लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। और लेंथ अंडर रूट के अंदर जाएगा तो लेंथ स्क्वायर जाएगा, तो एक लेंथ इसके साथ एक लेंथ इसके साथ, तो इसका मतलब है कि y इंटू एल जेड इंटू एल, तो ये देखो ये स्मॉल वाले काय में चेंज हो जाएंगे, कैपिटल में चेंज होंगे, तो अंडर रूट वाई जेड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, अंडर रूट वाई जेड में भी क्या हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो गामा एल है ये असल में हम लोग अंडर रूट वाई जेड भी बोल सकते हैं, अंडर रूट वाई जेड भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कब कैपिटल यूज करना है और कब आपको स्मॉल में यूज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखते हैं यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का जो फॉर्मूला है वो असल में अंडर रूट स्मॉल z और स्मॉल y का है। अब स्मॉल z स्मॉल y, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग इसमें स्मॉल z स्मॉल y में कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में ये लिख देते हैं, स्मॉल y की वैल्यू क्या है? r प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, और इसके लॉसी पार्ट अगर जीरो कर दे, r इक्वल टू जीरो कर दे, g इक्वल टू जीरो कर दे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस बिकम सर्ज इंपीडेंस। क्या बन जाएगा? ये सर्ज इंपीडेंस बन जाएगा L बाय सी। तो ये है आपका सर्ज इंपीडेंस, ठीक है, और ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सर्ज इंपीडेंस से हम लोग सर्ज इंपीडेंस लोडिंग भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए
देखिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस डोमिनेटिंग होता है, तो ये जो सर्ज इंपीडेंस है ये तकरीबन 400 अप टू 400 ओम तक रहेगा, एग्जैक्टली नहीं अप टू, ठीक है। और अंडरग्राउंड केबल में यूजी केबल में अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग होता है, तो उस केस में अप टू 40 ओम ही रहेगा, ठीक है। तो एक आंकड़ा मैंने बता दिया है। अच्छा, इसके बाद सर्ज इंपीडेंस लोडिंग निकालते हैं हम लोग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग निकालें तो वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर्ज इंपीडेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पर फेज में निकाल सकते हैं, पर फेज में निकाल दिया तो ये पर फेज में आ गया। 3 फेज का करना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बट आपको मैंने बताया था कि जहां जहां पे भी वोल्टेज स्क्वायर होता है ना, वोल्टेज स्क्वायर, तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग लाइन भी रख सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग, एक तो ये फॉर्मूला हो गया फेज से निकालो और सर्ज इंपीडेंस अगर हमें 3 फेज का चाहिए तो हमें 3 इंटू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पर फेज का मल्टीप्लाई कर दे, 3 फेज का आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपका स्टार में डेटा गिवन है, क्या में गिवन है, स्टार में डेटा गिवन है, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग डायरेक्टली अगर 3 फेज का फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली लाइन वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZN भी रख देंगे। कन्वेंशनल प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, कट मिल जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ओमिक वैल्यू क्या होती है पर फेज में, तो लाइन तो कैसे रख सकते हो, बट हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रख सकते हैं। कन्वेंशनल एग्जाम में आपको इस तरीके से जाना है प्रॉपर उससे, बट ऑब्जेक्टिव में दोनों से आंसर सेम ही आएगा। उसका रीजन ये है कि देखिए मान लीजिए फेज में जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेज में जो कन्वर्ट करेंगे तो वी फेज इक्वल टू वी लाइन बाई √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वो ये जो 3 है वो √3 का जो स्क्वायर होगा कंपनसेट हो जाता है। इसलिए डायरेक्टली जब भी वोल्टेज का स्क्वायर वाली क्वांटिटी हो, जब भी वोल्टेज का स्क्वायर सेम वैल्यू के वोल्टेज का अगर स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली लाइन वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं। यही चीज मैं 2-3 जगह और बताऊंगा आपको, जब मैं पावर फ्लो इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब भी ये चीज बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया। एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए आप, एक फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे, इस तरीके से हम लोग देखिए यहां पर अगर हम लोग एक फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ इक्वल टू V/F इक्वल टू 2π/β, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये फॉर्मूला भी आपको क्या है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर V क्या है आपका, वेलोसिटी, या आपकी वेलोसिटी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, 2π गिवन होगा, बीटा निकालना होगा। तो बीटा अगर निकालेंगे देखिए, तो बीटा अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए R0 और G0 कर दूं तो यहां से इस वाली इक्वेशन को कंपेयर, मतलब रियल पार्ट जीरो मतलब कि J बीटा हो गया, सिंपली J बीटा हो गया, और यहां से J क्या होंगे, J बाहर आ जाएगा, एक J बाहर आ जाएगा, तो J बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, ओमेगा C और ओमेगा L। ये ओमेगा C और ओमेगा L को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा रियल पार्ट नहीं है तो क्या मैं इसकी जगह स्मॉल ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल y स्मॉल z भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ओमेगा C या ओमेगा L भी लिख ही लो, ठीक है, स्मॉल वाले ये है ना। और यहां पर मैं लेंथ, ये तो J तो कैंसिल हो ही गया, मेरा J कैंसिल हो गया, लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये असल में क्या बन जाएगा, बीटा इक्वल टू, ये अंदर गया, ये स्मॉल वाले थे ना, ये स्मॉल वाले थे, लेंथ का मल्टीप्लाई होंगे तो कैपिटल वाले बन जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा CL ओमेगा LL, ठीक है। तो यहां से बीटा L, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर मान लीजिए Z इक्वल टू R प्लस JX है, थोड़ी देर के लिए JX है, तो यहां पर अगर रेजिस्टेंस 0 है तो मैं उसको रिएक्टेंस को इंपीडेंस बोलूं या रिएक्टेंस बोलूं, बात तो एक ही है। अगर किसी में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो मैं चाहे उसको इंपीडेंस से पुकारूं या फिर रिएक्टेंस से पुकारूं, बात तो एक ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये असल में जब रियल पार्ट 0 है तो क्या मैं इनको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है इनको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये असल में हमारा क्या हो जाएगा, Z, और ये हो जाएगा Y, कैपिटल Y कर दीजिए ना, स्मॉल तो रहे नहीं अब क्योंकि लेंथ का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया कैपिटल Y कैपिटल Z डिवाइडेड बाय लेंथ नीचे किलोमीटर में, ठीक है। तो अब बीटा की जगह पे यहां रखिएगा और लेंथ निकाल लीजिएगा। 2014 या 15 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है,
2 पता है, आपको लेंथ ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली बीटा की वैल्यू यहां पे रखिए, YZ आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो पुट करिए और लेंथ आप निकाल ले जाएंगे। तो फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करिए, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करिए। ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला वाला जोन है जहां पे बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती क्वेश्चन फॉर्मुलेट कैसे करेंगे चीजों को, ठीक है। तो अब ये स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखिए, जो भी स्मॉल है वो पर मीटर के लिए डिफाइन है और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब कि वो कैपिटल हो गए। और उसमें जब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस वगैरह नहीं है तो कैपिटल हम किसको, इंपीडेंस को लिखे या रिएक्टेंस को लिखे, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वहां से भी कर सकते हैं। तो इतने फॉर्मूला आई थिंक आपके काम के हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम लोग सीरीज कंपनसेशन या शंट कंपनसेशन करते हैं तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग अलग अलग आ जाता है, तो वो एक चीज भी मैं बता देता हूं। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सर्ज इंपीडेंस लोडिंग एक पर्टिकुलर लाइन की गिवन है, अब उस लाइन में हम लोगों ने सीरीज कंपनसेशन या शंट कंपनसेशन कर दिया। कंपनसेशन का मतलब ये समझिए कि जो लाइन है उसमें सीरीज पैरामीटर Z है और शंट आपका क्या है, Y है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इनमें कंपनसेशन कर दिया मतलब कि कमी कर दी, इन पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों ने कंपनसेशन लगा दिया। कंपनसेशन का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंपीडेंस वगैरह को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, असल में ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो कंपनसेशन करने के बाद सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या रहेगी? सर्ज इंपीडेंस लोडिंग असल में क्या होती है कि आइडियल कैपेसिटी होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, उससे कितना पावर फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग देखेंगे अगर हम लोग तो ज्यादातर केसेस में सीरीज कंपनसेशन ही होता है, 90% केसेस में सीरीज कंपनसेशन ही होता है। तो सीरीज कंपनसेशन के लिए न्यू जो SIL होगा वो क्या रहेगा, SIL ओल्ड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 बाय कंपनसेशन फैक्टर। ये क्या है कंपनसेशन फैक्टर? मान लीजिए 20% सीरीज कंपनसेशन किया है तो एक्जी कितना हो जाएगा, 0.2 रखा जाएगा, 0.2 रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन के बाद सर्ज इंपीडेंस लोडिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप एक काम करिए, सर्ज इंपीडेंस समझिएगा, एक काम करिए कि जो सर्ज इंपीडेंस है कंपनसेशन के टाइम पे, जो नया सर्ज इंपीडेंस है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 माइनस के AC सीरीज अपॉन 1 माइनस के शंट, ठीक है। अंडर रूट पूरे पे है ये, और ZN ओल्ड। मतलब आपने सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का अंदर का फॉर्मूला नहीं याद किया, डायरेक्टली सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का अंदर का फॉर्मूला याद नहीं किया आपने, डायरेक्ट सर्ज इंपीडेंस में ही कंपनसेशन वाला फॉर्मूला देख लिया। कौन सा? इसमें दोनों फॉर्मूले आ गए। इसमें कौन सा आ गया, आपके सीरीज कंपनसेशन भी आ गया और शंट कंपनसेशन भी आ गया। अगर मान लीजिए सीरीज कंपनसेशन ही और शंट कंपनसेशन आपका नहीं गिवन है तो उसको जीरो मान लेना, उसको जीरो मान लेना। मान लीजिए सीरीज कंपनसेशन नहीं है और सिर्फ शंट कंपनसेशन है तो सीरीज को क्या मान लेना, जीरो मान लेना, शंट कंपनसेशन को जो भी गिवन है वो लिख लेना। मान लीजिए 20% से है, 20% कंपनसेशन है तो आपको क्या करना है, उसकी जगह 0.2 रखना है, 0.2 रखना है, ठीक है, और कर देना है। तो 0.2 रखने के बाद सपोज करिए 20% वाला जो केस था वो यहाँ पे आया है ना, 20% सीरीज कंपनसेशन वाला देखिए, ये वाला ही केस लेते हैं। तो ZN न्यू कितना हो जाएगा, ZN न्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये तो कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा तो 1 का 1 ही हो गया, और ये हमारा ओल्ड हो गया, ठीक है। अब कितना बचा, अंडर रूट 0.8 बचा ZN ओल्ड का, ठीक है। अब हम लोग सर्ज इंपीडेंस लोडिंग डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो V स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो नया ZN न्यू जो है ये वाला यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और साथ में डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी जाएंगे तो भी आपका वही आंसर आने वाला है। वही आंसर कैसे आएगा देखिएगा, समझते हैं। तो यहाँ पे 0.8 इंटू ZN ओल्ड, तो ये असल में क्या है आपका पुराना वाला ही तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है, पुराना वाला सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है, अंडर रूट 0.8, और सेम आपने 0.2 रखा था तो अंडर रूट 0.8 तो यहाँ से भी आ रहा था। तो सिंपल से वही बात है, समझ में आया। तो ये एक जनरलाइज मैंने सर्ज इंपीडेंस के फॉर्मूला बता दिया और इस सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का, बट ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो सीरीज कंपनसेशन के लिए ही है, सीरीज कंपनसेशन, बट ये मैंने एक्सक्लूसिवली सीरीज और शंट दोनों के लिए आपको बता दिया। देन आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है, इससे ज़्यादा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे आप जाइएगा, जो पेड यूज़र है और जो भी पेड यूज़र है चाहे वो मंथली सब्सक्रिप्शन वाले हैं, उनको क्वेश्चन कौन से करना है, पूरा परफॉर्मेंस ऑफ लाइन के आई थिंक बड़ा लेक्चर बन गया 40-45 मिनट का। आपको लेक्चर नंबर 39 में जाना है,
39 लेक्चर में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, साथ में लेक्चर नंबर 40 में जाना है आपको। लेक्चर नंबर 40 में आपको 36, 39 और 40 ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो इसके बीच वाले जो क्वेश्चन है वो भी एक बार रीडिंग जरूर लगा लीजिए, भले ही सॉल्व मत करिएगा, एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना, अच्छे क्वेश्चन करवाए मैंने। ठीक है, लेक्चर नंबर 42 में जाइएगा तो यहां पर 47, 48 और 52 ये क्वेश्चन कर लेना आप। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा करवाए हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन वाले सेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग वैरायटी के कराएं, तो इन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने 3 लेक्चर के बताए ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको टाइम रहे तो आप लेक्चर नंबर 43, लेक्चर नंबर 41 में भी जो क्वेश्चन करवाएं तो एक बार हल्का फुल्का गो थ्रू हो जाना, आगे बढ़ा के सिर्फ एक बार क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन को रीडिंग लगाना और प्रोसेस मन में सोच लेना, हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, आप ट्राई मत करिएगा, ट्राई सिर्फ इनको करिएगा, वो अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा तो आप जल्दी से एक पेन लगा लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा टाइम तो आप वैसे यूट्यूब पे वैसे ही बर्बाद कर देते हो अलग अलग तरीके के यूजफुल नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने में वैसे ही टाइम चले जाता है, तो उसकी बजाय आप 4-5 क्वेश्चन करिएगा। अभी ज्ञान सुनने और सुनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाए, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाए उतना रिजल्ट में रिफ्लेक्शन होगा। वो कितना भी मोटिवेशनल कुछ सुन लीजिए उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके फाइनल आउटकम पे, सिंपैथी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपैथी का कुछ अचार डालना नहीं है, आपकी मार्कशीट पे रिजल्ट आपके किस एक्शन से वो रिजल्ट में इंक्रीमेंट हो सकता है, सिर्फ वही काम करिए अब इस महीने। ठीक है, 30 दिन बचे हैं, मैं जो बताते जा रहा हूं उसका करिए, और आपको जो जम रहा हो अगर ये भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो आप खुद से भी जो पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो जो लोग पेड यूजर है उनके लिए अच्छी चीज है ये, आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। जो लोग नहीं भी है तो 1999 में कोरोना सब्सक्रिप्शन 30 डेज का एक्सेस मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट का, मशीन पावर सिस्टम दोनों का रिवीजन कर सकते हैं आप वहां पे, और भी दूसरे सब्जेक्ट जितने भी आपको देखना वो चीजें भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ लाइन को एंड करता हूं। 43 लेक्चर तक का रिवीजन हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको पावर फ्लो इक्वेशन का जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा ट्रांसमिशन वाला यूनिट 2 का रिवीजन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन के फिनिशिंग के साथ।